Good morning everyone. Hope you are good. So let's start our topic क्रिया. We had done धातु. सबसे पहले हमने धातु के बारे में पढ़ा था. धातुओं के 5 भेद होते हैं. अगर हम उसमें ना प्रत्यय हटा देते हैं तो वो धातु बन जाती है, और ना प्रत्यय जोड़ने से धातु जो है इसमें चेंज हो जाती है, क्रिया में बदल जाती है. ठीक है. क्रिया के मूल रूप को हमने क्या कहा था? धातु कहा था. और धातु में जब हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं, सो में अगर हम ना जोड़ देते तो सोना, वो एक क्रिया बन जाती है. पढ़ में ना जोड़ देते हैं तो वो क्रिया बन जाती है. अगर ना हटा देते हैं तो वो क्या बन जाती है? धातु बन जाती है. उसके बाद हमने किया था कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक. ठीक है. फिर सकर्मक में हमने किया था पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक. ठीक है. पूर्ण सकर्मक के 2 भेद थे, एक क्रमक और द्विक्रमक. ऐसे ही फिर जो हमारी अकर्मक क्रिया थी उसके भी पूर्ण कर्मक और अपूर्ण सकर्मक. इस तरीके से हमने कल किया था. जो हमारे कर्म के आधार पर 2 भेद थे क्रियाओं के. और अकर्मक क्रिया क्या होते हैं? जिसमें कर्म मौजूद नहीं होता. वे शारीरिक क्रियाएं जो शरीर के द्वारा होती हैं वो सारी अकर्मक क्रिया होती है. जैसे उठना, बैठना, चलना, हंसना, रोना. अगर किसी वाक्य में शारीरिक क्रियाएं आपको आ जाए लिखी हुई, जैसे राहुल दौड़ रहा है, अब वो दौड़ना जो है शरीर के द्वारा होता है, तो वो क्रिया कौन सी हो जाएगी? हमारी अकर्मक क्रिया. लेकिन अगर हम सकर्मक की बात करें, मीन्स ऐसी क्रियाएं जिसमें जो है कर्म मौजूद हो, जैसे क्रिया जो हम सुबह से लेकर रात तक सोने तक करते हैं. जैसे राहुल पढ़ रहा है, राहुल पढ़ रहा है. लेकिन अगर मैं कह दूं राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, अब इसमें कोई शारीरिक क्रिया तो नहीं हो रही, उठना, बैठना, चलना, हंसना, रोना, लेकिन वो क्रिया कैसे कर रहा है? पढ़ने की. लेकिन क्या पढ़ रहा है? पुस्तक. और जब हमारा आंसर क्या किसको लगाकर आ जाए तो इट मीन्स वो कौन सी क्रिया होगी? हमारी सकर्मक क्रिया. रमेश छत पर पतंग उड़ा रहा है. क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है. राम ने पानी पिया. क्या पिया? पानी. क्या आंसर लगाने से जो भी हमारा आंसर आ जाएगा, मीन्स उसमें हमें कर्म मौजूद होगा सकर्मक क्रिया में. सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ. तो आज हम करेंगे हमारे 2 क्रियाएं और हैं, समापिका क्रियाएं और असमापिका क्रियाएं. समापिका क्रियाएं और सेकंड है हमारी असमापिका क्रियाएं. इसको हम नाम से समझते हैं, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें नाम से ही जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा. समापिका क्रियाएं वे क्रियाएं जो वाक्य के अंत में आती है. वे क्रियाएं जो वाक्य के कहाँ आती है? अंत में, और वाक्य की समाप्ति का सूचक होती है. मीन्स अब जो है वाक्य लास्ट में जब हमारी कोई भी क्रिया आएगी, वाक्य के अंत में जब क्रियाएं आएंगी, क्रिया हमने पढ़ चुके हैं, तो वो कौन सी क्रिया बन जाएगी? समापिका क्रियाएं. अंत में आएगी और किसका सूचक होगी? वाक्य के समाप्ति का सूचक होती है. कौन सी क्रियाएं? समापिका क्रियाएं. जैसे हर्ष ने गीत गाया. हाँ, अब जो क्रिया है कौन सी की है? गाने की. लास्ट में, ये पूरे वाक्य के लास्ट में आई है, तो इट मीन्स ये कौन सी क्रिया हो गई? हमारी समापिका क्रिया. देन इसके बाद देखते हैं हर्ष, राहुल, खाना, राहुल ने खाना खा लिया. अब हम इसमें देखते हैं जो खाना जो क्रिया है वो वाक्य के अंत में आई है, तो इट मीन्स ये कौन सी क्रिया हो गई? हमारी समापिका क्रिया. जब भी आपसे क्रिया के बारे में अगर कुछ पूछा जाए, क्योंकि अब आप कंफ्यूज नहीं होगे कि इतनी सारी क्रियाएं करवा दी है, तो आपको पता कैसे लगेगा कि हम आपसे पूछ क्या रहे हैं. आपको वहाँ पे हेडिंग में जरूर लिखा मिलेगा कि हम आपसे पूछ क्या रहे हैं. हम आपसे अकर्मक क्रिया पूछ रहे हैं, हम आपसे सकर्मक क्रिया पूछ रहे हैं, हम आपसे असमापिका क्रिया पूछ रहे हैं या समापिका क्रिया पूछ रहे हैं. ठीक है. आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. आपको ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा कि हमें आपसे क्या फाइंड आउट करवाना है. ठीक है. देन उसके
सेम अपोजिट जो वाक्य के शुरुआत में या फिर वाक्य के बीच में आती है। ठीक है, ये समापिका मीन्स समाप्ति का सूचक होते हैं, जहाँ पर खत्म होता है वाक्य तो वो अंत में आएगी, लास्ट में आएगी, और जो असमापिका क्रियाएं होंगी वो कहाँ पर आएगी, वाक्य की शुरुआत में या फिर वाक्य के मध्य में। ठीक है, जैसे गोली लगते ही डाकू मर गए। ठीक है, अब ये वाली लगने की जो क्रिया है वो कब हुई है, वाक्य के शुरुआत में हुई है। ठीक है, तो ये हो गए हमारी असमापिका क्रिया। देन उसके बाद देखते हैं हम नदी का बहता जल शुद्ध होता है। अब बहना एक क्रिया है जो वाक्य के शुरुआत में या फिर मध्य में आई है, तो इट मीन्स ये कौन सी क्रिया हो गई हमारी असमापिका क्रियाएं। क्लियर है आपको यहाँ तक? जो क्रियाएं वाक्य के शुरुआत अंत में आती है, समाप्ति का सूचक होती है वाक्य की, तो वो हो गई हमारी समापिका क्रियाएं। और असमापिका क्रियाएं वो होती है जो वाक्य के शुरुआत में या फिर वाक्य के मध्य में आती है, तो वो बन जाती है हमारी कौन सी क्रियाएं, असमापिका क्रियाएं। ठीक है बच्चे, अब हम देखते हैं कि संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। संरचना की दृष्टि से हेडिंग डालेंगे हम, संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। फर्स्ट, सामान्य क्रिया। सेकंड है हमारा प्रेरणात्मक क्रिया। थर्ड है हमारा संयुक्त क्रिया। फोर्थ है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। एंड फिफ्थ है हमारा नामित क्रिया। मैंने आपको अभी बताया कि आप कंफ्यूज ना हो तो आपसे क्वेश्चन में ऊपर लिखा जाएगा कि हम आपसे कौन सी क्रिया पूछ रहे हैं। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे या फिर आपको ऊपर मेंशन होगा कि हम आपसे इनमें से कौन सी क्रिया पूछ रहे हो, क्योंकि हम समापिका असमापिका भी क्रियाएं कर चुके हैं, उससे पहले अकर्मक और सकर्मक क्रिया भी कर चुके हैं। तो हम आपसे मेंशन करके देंगे कि आपको जो है कौन सी क्रिया बतानी है। देन हम स्टार्ट करते हैं। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। अगर हम आपसे पूछेंगे कि कर्म के आधार पर बताइए, तो मीन्स आपको पता होना चाहिए कि कर्म के आधार पर कौन सी क्रियाएं होती है हमारी, सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं। अब हम देखते हैं कि संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले सामान्य क्रिया के बारे में हम जानते हैं। सामान्य क्रिया क्या होती है? सामान्य क्रिया होती है जब वाक्य में, जब कोई आपको सेंटेंस दिया हो, कोई वाक्य दिया गया हो, उसमें केवल एक ही क्रिया आई, जिसमें एक ही क्रिया का जिक्र हो या एक ही क्रिया केवल प्रयोग में आई हो, तो वो बन जाती है हमारी सामान्य क्रिया। जैसे राम आया। अब क्रिया कौन सी की है? राम ने, आने की, और हमारा सेंटेंस खत्म हो गया। जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो, वह क्रिया होती है हमारी सामान्य क्रिया। वह गया। ठीक है, राहुल ने खाना खाया, एक ही क्रिया हुई है वाक्य में। ठीक है, तो ये हमारी होगी सामान्य क्रिया। देन उसके बाद चलते हैं हम, हमारी जो सेकंड है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया है हमारी? प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स कोई प्रेरणा दे रहे हैं,
किसी काम को करने की। ये होती है हमारी कि जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि उस कार्य को करने के लिए दूसरों को प्रेरित करता है, ठीक है, वो खुद काम नहीं करता, वो दूसरों को प्रेरित करता है, तो वो होता है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे राजा ने मजदूरों से महल बनवाया। अब कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला, लेकिन यहाँ पर जो राजा है उसने काम नहीं किया है, उसने किसी दूसरों को काम करवाया है। किसका काम करवाया? महल बनवाने का। तो वो क्रिया क्या होती है हमारे? जैसे बनवाया, ठीक है ना, क्रिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। किसकी बात कर रहे हैं? क्रिया की। और प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य में शामिल ना होकर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह होती है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। माली से पौधों में पानी डलवाया। मीन्स यहाँ पर भी जो मालिक है उसने काम नहीं किया बल्कि किसी दूसरे को काम करने के लिए कहा है, डलवाया, ठीक है। मीन्स ये कौन सी क्रिया होगी हमारी? प्रेरणार्थक क्रिया। वह क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरों को जो है दूसरों से जो है कार्य करवाता है या फिर दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। देन उसके बाद हम चलते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है हमारी, उसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। फर्स्ट होता है उसका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और सेकंड इसी का जो भेद होता है वो होता है हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसमें क्या होता है? प्रथम प्रेरणार्थक जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है? इसमें जो कर्ता है, काम को जो करने वाला है, वह स्वयं कार्य में शामिल होते हुए दूसरों को प्रेरित करता है, ठीक है। जहाँ प्रेरणा देता है जब कर्ता स्वयं कार्य में शामिल होते हुए दूसरों को प्रेरणा देता है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। अब काम किसने किया है यहाँ पर? कर्ता ने। मीन्स काम को जो करने वाला होता है वो क्या होता है? कर्ता होता है। अब यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है कि जब कर्ता जो है स्वयं कार्य में शामिल होता है। अभी तक हमने सिर्फ प्रेरणार्थक के बारे में जाना था, लेकिन इसके भी दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और सेकंड कौन सा पार्ट है इसका? द्वितीय प्रेरणार्थक। इस प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा? इसमें कर्ता स्वयं शामिल होता है। मीन्स काम को, जैसे मैं खाना बनाती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं बच्चों को खिलाती हूँ, ठीक है। जिसमें कुछ भी मैंने कुछ भी ऐसा काम जिसमें करने वाला उसमें खुद शामिल होगा और दूसरों को प्रेरणा देता है, ठीक है। मीन्स मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे खुद ही कर रही हूँ और कुछ सिखा भी रही हूँ, ठीक है। तो ऐसी क्रिया कौन सी होगी जिसमें कर्ता स्वयं शामिल होगा और दूसरों को प्रेरणा देता है? मीन्स प्रथम प्रेरणा। उसमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता दूसरों से काम नहीं करवाएगा, वह स्वयं काम करवाएगा। क्योंकि अभी तक हमने जो प्रेरणार्थक खाली जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि जो करता है वह स्वयं काम नहीं करता बल्कि किसी दूसरों से काम करवाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया वही होती है जिसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करता है बल्कि किसी दूसरे से काम करवाता है, ठीक है। जैसे अध्यापक ने बच्चे से पाठ पढ़वाया। इसमें अध्यापक ने काम नहीं किया बल्कि किससे काम करवाया है? बच्चे से काम करवाया है, ठीक है। तो इट मीन्स वो कौन सी क्रिया होगी हमारी? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें कर्ता स्वयं शामिल ना होकर किसी दूसरे से कार्य करवाता है, वो हो गया हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है बच्चे। अध्यापक ने
अध्यापक ने बच्चे से पाठ पढ़वाया। ठीक है, मालिक ने नौकर से खाना बनवाया। मालिक ने नौकर से खाना बनवाया, इसमें मालिक ने काम नहीं किया, नौकर से काम करवाया। इट मीन्स कर्ता ने खुद काम नहीं किया है, किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, वह इसमें खुद शामिल नहीं है। बनवाया, पढ़वाया, चलवाया। ठीक है, तो ये सारी कौन सी क्रिया हो गई हमारी? प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई हमारी? प्रेरणार्थक क्रिया। और जिसमें वह खुद शामिल होता है वह होती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद हम चलते हैं, हमारी जो थर्ड थी वो है हमारा संयुक्त क्रिया। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। अगर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजें। उसके बाद हम देखते हैं संयुक्त क्रिया। नाम से ही स्पष्ट है ये बिल्कुल। संयुक्त जो क्रिया होती है वह मीन्स किसी दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। जो संयुक्त क्रिया होती है उसका अर्थ जो है नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वह किन्हीं दो क्रियाओं से मिलकर बनी है। अब हमने दो क्रिया कौन कौन सी पढ़ी है, देखते हैं ये किन दो क्रियाओं से मिलकर बनी है। ये होती है हमारी मुख्य क्रिया प्लस संयुक्त का मतलब इकट्ठा, कोई दो चीज इकट्ठी हुई है। मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया के इकट्ठे होने से क्या बन गई हमारी? संयुक्त क्रिया। क्या बन गई हमारी? संयुक्त क्रिया। फॉर एग्जाम्पल हम इसको उदाहरण देखते हैं, जैसे राम पत्र लिख चुका था। राम पत्र लिख चुका था। अब देखो सहायक क्रिया क्या बताई थी मैंने? जो मुख्य क्रिया के होने का समय बताती है। चुका था, हमने काल किया था ना, काल में ये सारा आया था। ठीक है, और यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या करी है? लिखने की। अब अगर हम इसको पूरे को अंडरलाइन कर दें, लिख चुका था, तो ये हमारी बन जाती है क्या? संयुक्त क्रिया। क्योंकि संयुक्त क्रिया का मतलब भी मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें मुख्य क्रिया प्लस क्या होती है हमारी? सहायक क्रिया मौजूद होती है। वह होती है हमारी कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। ठीक है, जैसे बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है। अब मुख्य क्रिया क्या की? उसने रोने की, और जो समय को बता रही है वो सहायक क्रिया। इट मीन्स ये दोनों को मिलाकर क्या बन गई हमारे? इसको अंडरलाइन कर दिया जाए तो ये क्या बन गई हमारी? संयुक्त क्रिया बन जाती है। ठीक है बच्चे, अब उसके बाद हम देखते हैं हमारी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? अच्छा देखिए, एक बार हम इसमें देखते हैं जो हमारी पूर्वकालिक से पहले एक बार हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। जो संयुक्त क्रिया हमारी है ना, उसके चार भेद होते हैं। मुख्य क्रिया हमें पता लग गई कि जो हम सुबह से लेकर रात को सोने तक के बीच में जो भी हम क्रिया करते हैं वो मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया मीन्स मुख्य क्रिया के होने का जो समय बताती है वो सहायक क्रिया। उसके बाद जो है जो संयुक्त क्रिया जो होती है ना, वो जो है मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के अलावा कुछ और जो क्रिया है वो उनसे भी मिलकर बनती है। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। उसमें हमारी इंक्लूड है संयोजी क्रिया। ये क्या करती है? जो मुख्य क्रिया है ना, जो मुख्य क्रिया है उसको एक जो है विशिष्ट जो है कौन सा अर्थ प्रदान करती है? एक संयुक्त रूप प्रदान करती है। मुख्य क्रिया के साथ मिलकर जो है वो संयुक्त, जैसा कि ये हमारी संयुक्त क्रिया है, इसी से हमें पता लग रहा है कि जो हमारी मुख्य क्रिया है अगर उसके साथ जो संयोजी क्रिया मिल जाए तो एक संयुक्त रूप प्रदान करती है। जैसे वह खाना खा चुका था। ठीक है, जो चुका शब्द है ना वो मुख्य क्रिया के साथ अगर मिल जाता है तो उसको उस क्रिया को जो एक संयुक्त रूप प्रदान करता है। ठीक है, जो संयोजी क्रिया है उसमें मेन रूप से ना कौन सा शब्द आएगा? हमारा चुका शब्द आएगा। ठीक है, जो चुका शब्द है वो मीन्स कौन सी क्रिया होगी? संयोजी क्रिया। वो कब संयुक्त हो जाएगी? जब वह मुख्य क्रिया के साथ संयोजी क्रिया मिल जाएगी तो मीन्स वो कौन सी क्रिया बन जाएगी? हमारी संयुक्त क्रिया बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रंजक क्रिया। जो रंजक क्रिया होती है वो क्या करती है? जब वह मुख्य, अब इसमें से ना देखो मिलेगी तो किसके साथ? मुख्य क्रिया के साथ। या तो मुख्य क्रिया के साथ क्या होगी? सहायक क्रिया होगी। या मुख्य क्रिया के साथ क्या होगी? संयोजी क्रिया होगी। मुख्य क्रिया के साथ क्या होगी? रंजक क्रिया होगी। इट मीन्स ये चारों मिलकर
क्या प्रदान करती है? संयुक्त क्रिया बना देती है। किसके साथ मिलकर? मुख्य क्रिया के साथ मिलकर कौन सा क्रिया बना देती है? संयुक्त क्रिया बना देती है। अब हम देखते हैं रंजक क्रिया क्या होती है। रंजक क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया है ना, अगर उसके साथ रंजक क्रिया मिल जाती है तो वह उसको जो मुख्य क्रिया उसको एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करती है, अलग ही अर्थ प्रदान करती है। जैसे राम राम पढ़ सकता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया जो संयोजी क्रिया होती है उसमें कौन सा वर्ड मीन होता है? चुका शब्द होता है। तो ऐसे ही जो रंजक क्रिया होती है ना उसमें कौन सा वर्ड मीन होता है? सकता। और ये मुख्य क्रिया के साथ मिलकर जो है एक विशिष्ट अर्थ जो है प्रदान करता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाता है? संयुक्त क्रिया बन जाती है। ठीक है, अगर आपको बता दिया जाएगा वहाँ पर कि हम कुछ भी अगर आपसे पूछेंगे तो वहाँ पर आपको जो है मेंशन होगा। ठीक है, कि हम आपसे क्या पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे वह निबंध लिख चुका था। अब देखिए लिख मुख्य क्रिया हो गई, मुख्य क्रिया। चुका बताया था मैंने कौन सी होती है हमारी? चुका कौन सी? संयोजी क्रिया, संयोजी क्रिया। और जो समय को बताता है वो होती है हमारी सहायक क्रिया। ठीक है, तो इनमें हमें पता लग गया जो चुका शब्द है वो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर कौन सी क्रिया संयुक्त बनाते हैं। लेकिन अगर स्पेशली अंडरलाइन किया जाए तो वो आप कौन से बताओ कौन सी क्रिया है? वो संयोजी क्रिया। ठीक है, जैसे उसके बाद देखते हैं हम बच्चे पढ़ सकते हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं। अब जो सकना मुख्य रूप से जो रंजक शब्द होता है वो है सकना। ठीक है, जो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करता है। ठीक है, तो जो सकना शब्द है वो कौन सा हो गया? हमारा रंजक क्रिया। और जो चुका है वो हो गया हमारी संयोजी क्रिया। और वो किसके साथ मिलेंगे? अभी चुका अकेले तो आएगा नहीं, जैसे वह जा चुका है। ठीक है, मुख्य क्रिया के साथ मिलकर जो है एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करेगा। ठीक है, अगर स्पेशली अंडरलाइन किया है चुका तो आप बता सकते हैं कि वो कौन सी क्रिया? संयोजी क्रिया। ठीक है, जैसे हम जा सकते हैं, सकना या सकते जो है वो क्या बन जाता है? हमारा रंजक क्रिया। किसके साथ लगेंगे? ये मुख्य क्रिया के साथ मिलेंगे, क्योंकि इनका कोई अलग से हम इनको स्पेशली नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो है जो संयोजी क्रिया है और जो रंजक क्रिया है वो किसके साथ मिलेंगे? आपको मुख्य क्रिया के साथ ही जुड़े हुए मिलेंगे, तभी वो जो है कौन सी क्रिया बन जाएगी? हमारी संयुक्त क्रिया बन जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद हम करते हैं पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया कर रहे हैं हम? पूर्वकालिक क्रिया। जो पूर्वकालिक होती है वो होती है कि जब जिस क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया का अर्थ है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के होने से पहले पाया जाए। क्या होता है? जो पूर्वकालिक क्रिया होती है मुख्य क्रिया से पहले जब कोई क्रिया आ जाती है, अब ध्यान से सुने, पूर्वकालिक होती है। पूर्व का अर्थ होता है पहले, जो काल का मतलब समय में, जो पहले समय में हो चुकी है, मीन्स मुख्य क्रिया के होने से पहले जो क्रिया हो चुकी है वो होती है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम उठकर घूमने गया। अब देखिए जो यहाँ पर हमारी मुख्य क्रिया है आना जाना, अब यहाँ पर उसने जाने की क्रिया की है, गया, लेकिन उससे पहले भी उसने कोई क्रिया की है। ठीक है, कौन सी क्रिया की? उसने उठने की। तो मुख्य क्रिया से पहले जब कोई उसने क्रिया की है तो वो होती है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि वो क्रिया जो मुख्य क्रिया के होने से पूर्व में की जाए। ठीक है, जैसे राम आकर चला गया वो, लेकिन उससे पहले भी उसने क्या किया? पहले वो आया है फिर वो चला गया। ठीक है, और आपको इसमें एक शब्द मिलेगा कर, यह आपको बताएगा कि जो मुख्य क्रिया है उससे पहले कोई क्रिया हुई है।
ठीक है। तो वो आपको बताएगी, जो कर शब्द है वो आपको बता देगा कि कौन सी क्रिया होती है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे रमेश नहाकर स्कूल गया, ठीक है, रमेश नहाकर स्कूल गया। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली जो क्रिया होती है वो होती है पूर्वकालिक क्रिया, और इसकी पहचान क्या होती है? कर, ठीक है। नहाकर, राम नहाकर स्कूल गया, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर दूं मैं और आपसे पूछूं कौन सी क्रिया है जो कर शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, तो इट मीन्स ये कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि एक मुख्य क्रिया यहाँ पर हुई है, उससे भी पहले कोई क्रिया हुई है, मीन्स वो कौन सी क्रिया है? हमारी पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। पापा उठकर, ठीक है, या हम चलकर वहां पर पहुंचे, पहुंचने की मुख्य क्रिया हुई, लेकिन उससे पहले भी एक क्रिया और की है, चलकर, ठीक है। हम दौड़कर वहां पर चले गए, ठीक है। तो मीन्स जो कर शब्द है वो किसको शो करता है? पूर्वकालिक क्रिया। ये आपको आसानी से जो है क्लैरिफाई कर देगा कि ये कौन सी क्रिया है, ठीक है। और आपको ये कंफ्यूज होना तो बिल्कुल ही नहीं है कि इतनी सारी क्रिया हमारी हो चुकी है और हमें कैसे पता लगेगा। बस आप हिंट को थोड़ा सा याद रखें कि जैसे संयोजी क्रिया में चुका है आएगा, जो सकना शब्द है वो रंजित क्रिया होती है, ठीक है। मुख्य क्रिया आपको पता ही है, सुबह से लेकर शाम तक हम करते हैं। सहायक क्रिया है, था, गा, गे, गी, जो मुख्य क्रिया के होने के समय को बताती है, स से सहायक और स से समय को बताती है। उसके बाद पूर्वकालिक क्रिया, कर को याद रखेंगे यहाँ पर कि जो मुख्य क्रिया से होने से पहले भी जो कोई क्रिया की गई है वो होती है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। क्लियर है? हमारी अब एक क्रिया और है, उसमें जो हमने नामी क्रिया यहाँ पर लिखा है, तो उसकी जगह पर हमारी कौन सी क्रिया आएगी? पांचवी, तात्कालिक क्रिया। वो गलती से लिखा गया था, तात्कालिक क्रिया। ये जो क्रिया है, जैसे पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होगी, सेम ये भी क्रिया कैसी है? तात्कालिक क्रिया जो होती है वो भी मुख्य क्रिया से पहले होगी, ठीक है। उसके बिल्कुल ठीक तुरंत पश्चात तात्कालिक जो क्रिया है वो, सॉरी, जो मुख्य क्रिया है वो शुरू हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, राम नहाते ही स्कूल गया। राम नहाते ही स्कूल गया। अब जो मुख्य क्रिया है जाने की, उससे पहले कौन सी क्रिया हुई? नहाने की, ठीक है। और तुरंत इसके पश्चात मुख्य क्रिया शुरू हो गई। सबसे पहले उसने किया, राम नहाते ही स्कूल गया। जैसे हमने पूर्वकालिक में अपना कौन सा शब्द देखा था? कर। राम नहाकर स्कूल गया, ठीक है। मीन्स नहाने का उसने एक दो काम और भी वो कर सकता, किए होंगे उसने, ठीक है। लेकिन इसमें जो तात्कालिक क्रिया है वो क्या है? मीन्स उसके तुरंत बाद ही, नहाते ही वो कहाँ गया? स्कूल गया, ठीक है। ट्यूशन से आते ही राम खेलने चला गया, तुरंत आया और तभी वो चला गया, ठीक है। इसकी पहचान जो तात्कालिक है, इसकी पहचान क्या होगी? ते ही, ठीक है। राम आते ही सो गया, मुख्य क्रिया से पहले उसने की, लेकिन आया और झट से ही वो सो गया, ठीक है। तो जो ते ही है वो तात्कालिक को दिखाएगा, जो कर है वो पूर्वकालिक को दिखाएगा। ये पहचान है इनकी, ताकि आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सको और आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो संरचना की दृष्टि से क्रिया के हमारे 5 भेद थे, सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक और तात्कालिक क्रिया। इनकी जो पहचान है वो आप अच्छे से याद कर ले। जो कर शब्द है, नहाकर, आकर, जाकर, सोकर, मीन्स पूर्वकालिक क्रिया। ते ही, आते ही, जाते ही, सोते ही, खाते ही, वो होगी हमारी तात्कालिक क्रिया। जैसे वह खाते ही पढ़ने बैठ गया, खाते ही, ते ही, जिसपे मतलब जो भी अंडरलाइन होगा मीन्स आपको समझ में आ जाएगा वो कौन सी क्रिया हमारी तात्कालिक क्रिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो क्रिया है, वो हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, कोई भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और शिवा में जो भी एक्सरसाइज आपको दी गई है, आप उसको साथ के साथ सोल्व करेंगे, तो आपका जो है ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।